नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उस इंडियन पॉलिटी में फ्रेंड्स हमने पहला लेसन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चन हमने किए। दूसरा हमने संविधान का निर्माण कंप्लीट किया, उसके भी हमने पिछले लेसन में पिछले वीडियो में क्वेश्चन किए। आज जो फ्रेंड्स चर्चा करेंगे वो करेंगे हमारी एम लक्ष्मीकांत की बुक है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत के द्वारा जो लिखी हुई बुक है भारत की राजव्यवस्था, तो उसका जो तीसरा लेसन है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यानी इस बुक के कुछ शुरुआती जो टॉपिक हैं वो संविधान से संबंधित हैं और फिर बाद में मूल अधिकार आ जाएंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत आएंगे। ठीक है, तो संसद, राज्य, विधायिका, ये सभी बातें हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। लेकिन आज का जो अध्याय है लेसन नंबर 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं मित्रों, चैनल को आप जरूर से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर? और मित्रों, वीडियो अगर आज की पसंद आए तो ज़रूर से आप मित्रों वीडियो को लाइक करें और शेयर भी बिल्कुल ज़रूर करें। क्लियर? तो देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और संविधान की विशेषताओं के बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? संविधान की विशेषताएं हम चर्चा करेंगे। पहली विशेषता की हम चर्चा करते हैं। देखो क्या कहता है, सबसे लंबा लिखित संविधान। यानी भारत की संविधान की, मित्रों भारत के संविधान की हम विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखना। और उसमें पहली विशेषता भारत के संविधान की, ध्यान रखना, भारत के संविधान की हम विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। और भारत के संविधान की पहली विशेषता की चर्चा करें तो वो विशेषता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। किसका? भारत का। भारत के संविधान की पहली विशेषता कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्लियर? अब देखिए उसमें क्या कहता है, कहता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और यह बहुत बड़ा और विस्तृत है। सही बात है, क्योंकि जब संविधान के निर्माण की हम चर्चा की, जब मैंने आपसे संविधान के निर्माण का लेसन कंप्लीट करवाया, आप जितने भी व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखी है संविधान के निर्माण से संबंधित, तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है संविधान से संबंधित, उसमें जाकर के आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको डिटेल वाइज बताया कि भारत का संविधान आखिर कैसे बना था, कितना उसमें समय लगा। क्लियर है? तो ये कह रहा है ना कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसको हम कैसे माने? इसको हम इस प्रकार से मान सकते हैं मित्रों कि हमारे संविधान का जब बना था ना 26 नवंबर 1949 को, जब हमने संविधान को अपनाया, तो उस समय मित्रों भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और उस समय मित्रों 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद तो हम बार बार में उसमें संशोधन करते रहते हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कारण से हम इसको विश्व का सबसे लंबा संविधान मान सकते हैं और बहुत बड़ा हमने माना, और लंबा हम और बहुत बड़ा भी हम इसलिए विस्तृत भी मानते हैं क्योंकि 2 साल 11 माह और 18 दिन में मित्रों भारत का संविधान जो था वो बन करके तैयार हुआ। तो ये हमने चर्चा की भारत का संविधान की लिखित संविधान है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है कि भारतीय संविधान को इतना बड़ा होने के निम्न कारण है। यानी मित्रों अब एक कुछ यहाँ पे रीजंस दे रहा है, कारण यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि आखिर में भारत का संविधान बड़ा बना, बहुत बड़ा बना, इसका आखिर कारण क्या है। तो उस कुछ कारणों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो पहला कारण क्या है भारत के संविधान का बड़ा होने का, कहता है कि भौगोलिक कारण और भारत का विस्तार और विविधता। सीधी सी बात है कि भारत का विस्तार और विविधता, यानी विविधता में एकता की हम भारत के लिए बात भी करते हैं, और कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म और उन धर्मों में भी संप्रदाय के लोग रहते हैं। साथ ही साथ भारत की जो टेरिटरी है, भारत की जो सीमा है वो एक लंबी सीमा है, भौगोलिक कारण है। ठीक है, दूसरा कारण हम चर्चा करें ऐतिहासिक, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को हम देख सकते हैं। यानी मित्रों जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर हमने डिस्कस में लिया तब मैंने आपको बताया था कि 1935 का अधिनियम का हमने भारत का संविधान को बनाने के लिए उपयोग किया। इसी कारण से तो मित्रों इस एक बात मैंने आपको बताई थी कि भारत के जो संविधान है उसे, भारत के संविधान को हम 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने
आपको बताई थी बात। और दूसरी चीज़ हम चर्चा करें मित्रों, तीसरा कारण देता है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। यानी मित्रों, संविधान सभा में जो सदस्य थे अधिकतर वो वकालत से संबंधित थे, कानून विशेषज्ञ थे। इस कारण से भी उन लोगों ने भारत के संविधान को बड़ा बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, क्योंकि जितनी ज़्यादा व्यक्तियों में समझ होती है उतनी ज़्यादा उनके दिमाग में जो है गहन वो सोचते हैं, तो उससे विभिन्न प्रकार के जब विचार निकलते हैं तो उससे एक बड़ा संविधान बनने में उनकी भूमिका रही है। क्लियर? ये पहली विशेषता की हमने चर्चा की। नेक्स्ट विशेषता की फ्रेंड्स हम चर्चा करें, कहता है कि विभिन्न स्रोतों से भी, यानी भारत का संविधान जो बना उस संविधान को बनाने के लिए हमने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। साथ ही साथ भारत शासन अधिनियम 1935 का भी हमने बहुत से प्रावधानों का हमने उसमें उपयोग किया। तो कहता कि विभिन्न स्रोतों से विहित है, और उसमें कहता है संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसकी मैंने आपके साथ चर्चा भी की अभी। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के दार्शनिक भाग जैसे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये अनुच्छेद 3 में शामिल होते हैं। ये अनुच्छेद भारत के भाग 3 में शामिल होते हैं, और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में शामिल होते हैं। क्लियर है? तो ये कहता है कि भारतीय संविधान के जो दार्शनिक भाग है, मौलिक अधिकार, ये हमने लिए अमेरिका से, और जो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। साथ ही साथ मित्रों कहता है कि भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग जैसे कि संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यानी मित्रों, संघीय सरकार की हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर संघीय सरकार होती क्या है। अगर एक शॉर्ट वे में मैं आपको बताऊं कि संघीय सरकार का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। यानी हमने शक्तियों का बंटवारा किया, जैसे केंद्र में एक सरकार है, फिर राज्यों में अलग अलग सरकारें, तो राज्य सरकारों के पास अलग पावर्स होती हैं, राज्य सूची पर कानून बनाने की, केंद्र सूची पर कानून बनाने की होती है। तो इस प्रकार से हमने शक्तियों का बंटवारा किया, इसको हमने कहा संघीय सरकार का सिद्धांत। दूसरा कहता है कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध भी होता है, क्योंकि संसद जो होती है उसको विधायिका कहते हैं केंद्र के मामले में, और कार्यपालिका जिसमें हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और उसको जो हम शामिल करते हैं, इसको हम कार्यपालिका में संबंध रखते हैं। तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध, इनका जो अधिकांश हिस्सा जो मित्रों हमने लिया वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कहता है कि इसके अलावा अन्य प्रावधानों में हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान आदि का अध्ययन देख सकते हैं। मित्रों, इसी लेसन में हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे कि आखिर कौन कौन से प्रावधान, यानी संविधान के स्रोतों की, संविधान के स्रोतों की मित्रों हम चर्चा करेंगे इसी लेसन में कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया। यानी कहते हैं ना कि जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया। तो ये सभी प्रावधानों की हम डिटेल से इस लेसन में चर्चा भी करेंगे। तो ये मित्रों दूसरी विशेषता की हमने चर्चा की संविधान की। तीसरी विशेषता हम बात कर रहे हैं मित्रों संविधान की, कि नम्यता और अनम्यता का संबंध में। अब नम्यता का मतलब होता है सरल और अनम्यता कठोर। तो कहता है कि नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, यानी इन दोनों का मिला जुला रूप। कहता है भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि इन दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, इसी बात की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि भारत का संविधान को हमने ना तो लचीला बनाया, यानी ना तो हमने इतना लचीला बना दिया कि उसमें कोई भी संशोधन कर सके, यानी एक चलता फिरता व्यक्ति भी उसमें संशोधन कर सके, इतना लचीला तो हमने संविधान को नहीं बनाया। ठीक है, दूसरा कहता है नहीं, हमने इसको इतना कठोर बनाया कि हम उसमें संशोधन ही ना कर सकें। क्लियर? तो ये कह रहा है कि हमने भारत के संविधान को बनाया कैसे। तो ये कह रहा है हमने भारत के संविधान को ऐसा बनाया कि कठोर और लचीला, इन दोनों का वो मिला जुला रूप हो। यानी अगर हम उसमें संविधान में संशोधन करना चाहें तो कुछ ऐसी विशेषता, कुछ ऐसे तरीके के माध्यम से हम उसमें संविधान में संशोधन कर सकें कि वो वाजिब हो, उचित हो। और कैसे कर सके, देखो कहता है अनुच्छेद 368 दो तरह के संशोधन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 368 जो संविधान के संशोधन से संबंधित है,
इसकी अलग से इस बुक में, एम लक्ष्मीकांत की बुक में अलग से मित्रों संविधान के संशोधन, आखिर संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, ठीक है, कौन कौन से प्रकारों के माध्यम से किया जाता है, तो अलग से इसका लेसन है, अलग से इसका अध्याय है, उसकी हम उस अध्याय में डिटेल से संविधान के संशोधन की चर्चा भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल तरीके से और शॉर्ट वे में यहाँ पे कुछ बता रहा है कि अनुच्छेद 368 हमें दो प्रकार के संशोधन के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में हमें यहाँ पे प्रोविजन करता है। कहता है पहला कौन सा, कुछ उपबंधों को संसद में हम विशेष बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। यानी मित्रों कुछ उपबंध यानी कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अगर संशोधन करना चाहें, कैसे करेंगे, विशेष बहुमत के माध्यम से। और मित्रों अधिकांश जो संशोधन संसद में जो किए जाते हैं बिलों में, वो आपको पता है विशेष बहुमत से किए जाते हैं। यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, उसको हम विशेष बहुमत कहते हैं। तो एक तो ये तरीका आर्टिकल 368 हमें बताता है संविधान में संशोधन करने का। क्लियर है। नेक्स्ट तरीका देखो क्या बताता है, कहता है जबकि अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्य के आधे से ज़्यादा राज्यों के अनुमोदन से हम संशोधित कर सकते हैं। यानी एक तरीका मैंने आपको बताया अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से हम अगर संशोधन करना चाहें संविधान में तो कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल 368 में ये बताता है कि आप अगर संविधान में संशोधन करना चाहेंगे तो दूसरा तरीका आप कौन सा उपयोग में लेंगे, वो लेंगे विशेष बहुमत तो लेंगे। यानी 2/3 का बहुमत तो आपके पास होना ही चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए। कहाँ पे, संसद में, और संसद में भी दोनों सदनों में। क्लियर। और दूसरा ये कहता है कि कुल राज्यों के आधे से ज़्यादा राज्यों के अनुमोदन से। यानी गौर से सुनिए मित्रों, अगर हमें संशोधन करना है, पहला तो आपके पास 2/3 बहुमत होना चाहिए संशोधन करने के लिए संसद में। पहली चीज़ तो ये कर दी मैंने। दूसरी, अगर आप संशोधन कर रहे हैं तो भारत में जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से 2/3, आधे से अधिक का मतलब होगा 2/3, या फिर आप 50% प्लस एक भी ले सकते हैं। और ज़्यादातर मामले में 50% एक ले लिया, यानी आधे से ज़्यादा राज्य हो गए 50% एक, यानी 28 राज्य हैं तो 15 राज्य हमारे आधे से ज़्यादा राज्य हो गए। तो ये कह रहा है एक तो आपके पास 2/3 बहुमत होना चाहिए और दूसरा आपके पास होना चाहिए आधे से ज़्यादा राज्य। उसे संविधान में संशोधन, जिस भी मामले में हम संशोधन कर रहे हैं तो उसमें संशोधन करने के लिए आधे से ज़्यादा जो राज्य हैं वो उसका अनुमोदन कर दें, यानी वो सहमति अपनी प्रदान कर दें। और इसका जो उपयोग किया जाता है ना मित्रों, उसका इस तरीके का संशोधन करने के लिए जो उपयोग करते हैं वो हम करते हैं मूल ढांचे में। और मूल ढांचे में मूल विशेषताओं की हम चर्चा भी करेंगे संविधान के संशोधन के टॉपिक में। लेकिन कुछ अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो भारत के राष्ट्रपति का जो हम चुनाव करते हैं, हाल ही में चुनाव भी होगा भारत के राष्ट्रपति का, और चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के संपन्न होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का जो सिस्टम है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, एक तो ये है, इसमें अगर हम संशोधन करना चाहें तो हम इस विधि का उपयोग करेंगे। दूसरा, खुद हम आर्टिकल 368 में भी संशोधन करना चाहेंगे ना मित्रों, किसमें, अनुच्छेद 368 में भी हम अगर संशोधन करना चाहें तो भी हम इस विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि कौन से मामलों में हम इस विधि का उपयोग करेंगे, जिसमें हम 2/3 बहुमत तो लेंगे ही, साथ ही साथ आधे से ज़्यादा राज्यों का हम समर्थन भी प्राप्त करेंगे संविधान के विशेष प्रावधान में संशोधन करने के लिए। क्लियर। तो ये 3 विशेषताओं की चर्चा की। चौथी विशेषता हम बात करें एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब यानी मित्रों कह रहा है कि भारत का संविधान जो है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि संघीय व्यवस्था हमने अपना रखी है, शक्तियों का हमने बंटवारा कर रखा है। लेकिन ये कह रहा है कि संघीय व्यवस्था तो हमने अपना रखी ही है, साथ ही साथ मित्रों हमारे संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं भी है जो एकात्मकता की ओर हमें प्रतिबिंबित करती है, यानी ऐसा हमें बताती है कि भारत का संविधान एकात्मक भी है। अब कैसे बताती है उसकी हम चर्चा करते हैं। कहता है भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। बिल्कुल सही है। इसमें संघ के आम लक्षण विद्यमान है। क्या कौन कौन से लक्षण विद्यमान है, जैसे कहता है 2 सरकार जिसमें शक्तियों का विभाजन। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि संघीय व्यवस्था का मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो होती है, शक्तियों का बंटवारा। दूसरा कहता है लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। सही है। जब कोर्ट निर्णय देता है तो संविधान को सर्वोच्च मानते हुए वो निर्णय देता है।
स्वतंत्र हमारे देश में न्यायपालिका है और हमारे देश में 2 सदनीय व्यवस्था है। ये कुछ प्रावधान ऐसे हैं मित्रों जो इस बात की और संकेत करते हैं कि भारत का संविधान जो है वो संघीय है या हमने संघीय सरकार को अपना रखा है। क्लियर? तो कई एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ जाए तो कौन से प्रावधान में ये बताते हैं कि भारत का संविधान जो है संघीय है या हमने संघीय सरकार को अपना रखा है। तो ये सभी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई तो ये सभी चीज़ें ऐसी बताती हैं कि भारत का संविधान और भारत की सरकार जो है संघीय सरकार है। क्लियर? ये तो हमने बात की कि हमारे देश का संविधान जो है, हमारे देश की सरकार जो है संघीय सरकार है। दूसरी ये कह रहा है ना मित्रों कि एकात्मकता की ओर झुकाव है, यानी कुछ ऐसी विशेषताएं भी हमारे संविधान में हमने अपना रखी है जो ये बताती है कि भारत का संविधान एकात्मक है, यानी सरकार में यानी केंद्र की सरकार ही जो है उसमें ही सारी पावर हमने दे रखी है। कुछ विशेषताएं, ध्यान रखना, कुछ ही विशेषताएं ऐसी है जो हमें बताती है। कौन कौन सी है? कहता है जैसे कि एक सशक्त केंद्र है। ठीक है, केंद्र की सरकार, यानी इस बात की हम चर्चा भी करेंगे कि भारत का जो यानी भारत का जो संविधान है और यानी भारत जो है उस भारत को हमने विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा है, यानी संघ की सरकार राज्यों को समाप्त कर सकती है लेकिन राज्य की सरकारें संघ को समाप्त नहीं कर सकती। क्लियर है? तो यह है सशक्त केंद्र। दूसरा है एक संविधान। हमारे देश में एक ही संविधान है, यानी ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान तो है ही है लेकिन अलग अलग राज्यों का अलग अलग भी संविधान है, ऐसा हमारे देश में नहीं है। तो ये भी एकात्मक विशेषता हो गई। दूसरी एक नागरिकता है, एक ही हमारे देश में नागरिकता हमें लोगों को देते हैं वो भारत की नागरिकता है। दूसरा संविधान का लचीलापन है। तीसरा केंद्र की सरकार जो होती है वो राज्यपाल की नियुक्ति करती है। दूसरा आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, आर्टिकल 352, 356 और 360 और 365 और अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये कुछ मित्रों ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मकता की ओर संकेत करते हैं, यानी ये ऐसी विशेषताएं जो हमें बताती है कि भारत का संविधान, भारत की सरकार जो एकात्मक है, यानी सारी शक्तियां जो हमने दे रखी है वो हमने केंद्र की सरकार में दे रखी है। इन विशेषताओं के माध्यम से हमें पता चलता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। कहता है फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल हमने नहीं किया, जबकि अनुच्छेद 1 में हमने राज्यों के संघ के रूप में भारत का उल्लेख किया। इसी बात की तो मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा था मित्रों कि हमने संघीय सरकार की तो चर्चा की है कि भारत का संविधान और भारत की सरकार को हमने संघीय सरकार माना है, लेकिन हमने संविधान में कभी भी और कहीं भी संघीय शब्द का यूज नहीं किया है। ध्यान रखना, कहीं भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उपयोग हुआ है तो वो गलत होगा। तीसरा कहता है कि मित्रों भारत के जो संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसमें हमने भारत को क्या कहा है? राज्यों का संघ कहा है। क्या कहा है मित्रों? हमने अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में संज्ञा दी है। क्लियर है? और इसी संदर्भ में नेक्स्ट कहता है कि इसी वजह से हमारे संविधान को एकात्मकता की भावना में संघ, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने कहा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा और अर्थ संघ केसी वेरे ने कहा। यानी मित्रों ये कुछ नाम हैं जो हमारे भारत के संविधान को दिए हैं कुछ लोगों ने। ठीक है, यानी भारत के संविधान के उपनाम हैं जिनमें एकात्मकता की भावना में संघ कहा है। तीसरा और नेक्स्ट की चर्चा करें, मॉरिस जोन्स जो है उन्होंने हमारे संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है और केसी वेरे ने अर्थ संघ हमारे संविधान को कहा है। क्लियर है? तो ये हमने मित्रों बात की भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, जिसमें चौथी विशेषता एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय सरकार की हमने चर्चा की। क्लियर? अब मित्रों सरकार के संसदीय रूप की हम चर्चा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट विशेषता की अब हम चर्चा करते हैं। सरकार के संसदीय रूप की हम चर्चा करने जा रहे हैं। कहता है भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्ष प्रणाली की जगह ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। क्लियर है? संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग होता है। देखिए संघीय व्यवस्था की मैंने आपके समक्ष चर्चा की कि संघीय शब्द का आखिर मतलब क्या होता है, बताया मैंने, शक्तियों का बंटवारा। लेकिन अब यहाँ पे संसदीय शब्द की हम चर्चा करेंगे मित्रों। ध्यान रखना, संसदीय रूप की हम चर्चा कर रहे हैं और संसदीय रूप का मतलब यही होता है विधायिका
यानी भारत में बात करें तो विधायिका में कौन, संसद। कार्यपालिका में कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। ये भारत की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों के बीच जो समन्वय और जो कोऑर्डिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संसदीय व्यवस्था। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। और यही कह रहा है कि हमने अमेरिका की अध्यक्ष प्रणाली की जगह पे ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। यानी अमेरिका में जो राज्य का प्रमुख होता है ना मित्रों, और राष्ट्र का प्रमुख, ध्यान रखना दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, गौर से सुनिए। राष्ट्र का प्रमुख और राज्य का प्रमुख दोनों अमेरिका का राष्ट्रपति ही होता है, सही। और इंडिया में हम बात करें तो राष्ट्र का प्रमुख जो होता है ना वो होता है प्रधानमंत्री, लेकिन राज्य का प्रमुख जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। अब ये राज्य का मतलब आप यहाँ पे स्टेट मत लेना, ठीक है। स्टेट जो हम बात करते हैं जैसे राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये स्टेट हैं। लेकिन मित्रों भारत के संदर्भ में जब हम राज्य का उपयोग करते हैं ना तो राज्य शब्द हम उपयोग करते हैं पूरे देश के लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। इस बात के, इस शब्दों में आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ चर्चा की कि कहता है कि हमने अमेरिका में अध्यक्ष सिस्टम है, ठीक है। यानी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सरकार का प्रमुख भी है और राज्य का प्रमुख भी है, लेकिन हमारे देश में हम चर्चा करेंगे सरकार का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राज्य का, राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, हमारे देश का जो प्रमुख है वो जो राष्ट्रपति है वो होता है। क्लियर? और इसी कारण हमने ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। आगे बात करें, कहता है संसदीय सरकार को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, इंपॉर्टेंट है, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, संसदीय प्रणाली जो होती है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, उसको हम सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप भी कहते हैं, दूसरा हम कहते हैं उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, और तीसरी हम मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा उत्तरदायी सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि विधायिका जब कानून बनाती है और उनको कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है, इसलिए उत्तरदायी कौन हो गई, कार्यपालिका हो गई। मंत्रिमंडलीय सरकार हमने इसलिए कहा क्योंकि मंत्री परिषद उसमें शामिल होती है, और मंत्री परिषद जो होती है मित्रों सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर? तो इन सभी कारणों से मित्रों संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार भी हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये तीनों शब्द हैं, ध्यान रखना, वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार। अवश्य आपको ये तीनों शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट की बात करें, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। हमने पहले ही चर्चा की अभी कि अमेरिका के अध्यक्ष सिस्टम की जगह हमने ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। क्लियर? फिर भी इसमें कुछ मूलभूत अंतर है। लेकिन देखो, कहता है कि हमने ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया तो है, लेकिन भारत के जो संसदीय तंत्र और ब्रिटेन के जो संसदीय तंत्र हैं उन दोनों में कुछ डिफरेंस है, बेसिक, मूलभूत, फंडामेंटल डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है, देखो क्या कहता है, बहुत ही गहन चीज़ है। कहता है जैसे कि ब्रिटेन की संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। एक पिछले लेसन में मित्रों मैंने आपके साथ चर्चा की थी संप्रभु शब्द की, और आगे ये कहता है यहीं पे कि ब्रिटेन की संसद की तरह, यानी ब्रिटेन की संसद जो है ना मित्रों वो संप्रभु संसद है, लेकिन भारत की संसद को हमने मित्रों संप्रभु नहीं बनाया है। संप्रभु का मतलब भारत की संसद अगर मनमानी तरीके से कोई भी संविधान में संशोधन करना चाहिए, कोई भी कानून अगर लेकर के आना चाहिए तो वो भारत की संसद लेकर के नहीं आ सकती। इसीलिए हमने भारत की संसद को संप्रभु नहीं बनाया, यानी वो मनमानी नहीं कर सकती। आंतरिक निर्णय या बाहरी निर्णय अगर वो लेना चाहे तो वो ले सकती है। इसके अलावा भारत का प्रधान जो है निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। क्लियर? यानी भारत का जो प्रधान है, कौन, भारत का प्रधान की मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि भारत का प्रधान जो है राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी, यानी ब्रिटेन में राजा महाराजा जो है, ब्रिटेन की महारानी है, उनके उत्तराधिकारी जो होते हैं उनके माध्यम से वहाँ पे उत्तराधिकारी व्यवस्था होती है। तो वहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है, ठीक है, देश का जो प्रधान होता है वो वहाँ पे उत्तराधिकारी व्यवस्था है। लेकिन इंडिया में हम बात करें तो हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचित व्यक्ति वो होता है। क्लियर? नेक्स्ट विशेषता की चर्चा करें, कहता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी इंडिया में जो
जुडिशरी है वो स्वतंत्र है, ठीक है, एकीकृत है। क्या कहता है, भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं। क्लियर है, यानी ऊपरी ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे है अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट, और उसके नीचे फिर मित्रों सेशन कोर्ट वगैरह आ जाते हैं। तो यही हायरार्की हमने बना रखी है, इसी को क्या कहते हैं हम, एकीकृत न्यायपालिका। और कहता है जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें, अर्थात भारतीय संविधान की एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है, यानी भारतीय संविधान ऐसी एक जुडिशरी हमें स्थापित करके देता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी हैं। यानी जुडिशरी अगर कोई डिसीजन देगी तो वो स्वतंत्र रूप से देगी, संविधान को ध्यान में रखते हुए देगी, क्योंकि भारत के देश में संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है। क्लियर है? आई होप कि मित्रों आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा है। मित्रों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लें, घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक करें, साथ ही साथ मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। क्लियर? नेक्स्ट विशेषता की फ्रेंड्स अब हम चर्चा करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे कि भारत के संविधान में हमने महत्वपूर्ण विशेषता है, और वो विशेषता है कि हमने मूल अधिकारों को भारत के संविधान में शामिल किया। संविधान के भाग 3 में हम मूल अधिकारों की चर्चा भी करते हैं। तो मूल अधिकारों की फ्रेंड्स हम चर्चा करने जा रहे हैं, और कहता देखो संविधान के तीसरे भाग में 6 मूल अधिकारों का हमने वर्णन किया है। सही बात है, हमारे देश में 6 मूल अधिकारों की हमने चर्चा की है संविधान के माध्यम से। अब देखिए कौन कौन से हैं। एक है समानता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में हम शामिल करते हैं। एक है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो हमने दिया वो दिया अनुच्छेद 29 और 30 में। और अंतिम जो हमने सारे जो मूल अधिकार उनकी सुरक्षा के लिए एक और अधिकार हमने लोगों को दिया है, भारत के नागरिकों को दिया है, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में हम इसकी चर्चा भी करते हैं। तो ये मित्रों भारत के संविधान की विशेषता, डिटेल से हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों के चैप्टर में कि आर्टिकल 14 में अगर सिंपल वे, अगर एक शॉर्ट तरीके से मित्रों कम समय में आपके साथ यहाँ पे अगर मूल अधिकारों की भी चर्चा कर लूँ तो देखिए आर्टिकल 14 में हम बात करते हैं कि विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण की हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 15 हम बात करते हैं कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भारत देश में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 की हम बात करें, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वर्ग और अन्य किसी कारण के आधार पर हम लोक नियोजन में यानी नौकरियों में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 17 की हम बात करें, अस्पृश्यता के अंत की हम बात करते हैं, यानी छुआछूत का हमने अंत किया। आर्टिकल 18 की हम बात करें, उपाधियों की हमने बात अंत की कि पहले राजा, महाराजा, राय बहादुर की जो उपाधियाँ दी जाती थी उसकी भी हमने अंत किया। तो ये सभी प्रावधान है, ये किस में शामिल होते हैं, समानता के अधिकार में। स्वतंत्रता के अधिकार की मैं बात करूँ, आर्टिकल 19 में वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता हमने दी, जिसमें सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति यानी 6 अधिकार हमने आर्टिकल 19 में दिए। 20 में हमने मित्रों अपराधों के लिए, किसके लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है उसकी हमने चर्चा की है। क्लियर है? और आर्टिकल 20 में हम चर्चा करें तो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है उसकी आर्टिकल 21 में हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ मित्रों प्राण और देह की जो स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शरीर की सुरक्षा करना, प्राण की सुरक्षा करने का अधिकार है, इसकी हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 22 की चर्चा करूं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी निवारक निरोध नज़रबंदी, यानी अगर मान लीजिए सरकार को, देश को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था देश के लिए खतरा बन सकती है तो वो सरकार उसको 3 महीने तक बिना किसी कारण बताए जेल में डाल सकती है।
क्लियर। आर्टिकल 22 की हमने चर्चा कर ली, तो ये सभी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। आर्टिकल 23 और 24 की मैं चर्चा करूँ। आर्टिकल 23 में मित्रों हम किस बात की चर्चा करते हैं, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो बलात् श्रम का, यानी आर्टिकल 23 में हम चर्चा करते हैं बलात् श्रम, यानी जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करा सकता। आर्टिकल 24 में चर्चा करें कारखानों में जो 14 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं उसके, यानी 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके नियोजन पर, उनके काम करने पर हम प्रतिबंध लगा रखा है। ये आर्टिकल 23 और 24 की हमने चर्चा की। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। क्लियर। धार्मिक स्वतंत्रता की मित्रों अब हम चर्चा करें, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में हम शामिल करते हैं। तो आर्टिकल 25 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 25 मित्रों ये कहता है, कह रहा है कि किसी भी धर्म के आचरण करने के लिए, यानी आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, प्रचार उसका कर सकते हैं। आर्टिकल 26 ये कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में आपको स्वतंत्रता है, आप धार्मिक कार्य करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आर्टिकल 27 मित्रों ये कहता है, आर्टिकल 27 ये कहता है मित्रों किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए सरकार हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, किसी भी धर्म का अगर सरकार को प्रचार करना है तो सरकार हमारे ऊपर टैक्स आरोपित नहीं कर सकती। और आर्टिकल 28 की अगर आपके साथ मैं मित्रों चर्चा करूं तो वो कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में मित्रों, यानी शिक्षण जो संस्थाएं होती है उसमें हम धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता हमने लोगों को दे रखी है। क्लियर। तो ये आपके साथ मित्रों मैंने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की भी चर्चा की। आर्टिकल 29 की मैं आपके साथ चर्चा करूं मित्रों, तो आर्टिकल 29 में ये कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि या संस्कृति को उनको बनाए रखने का अधिकार है। यानी मित्रों अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको अपनी भाषा को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 30 अगर हम चर्चा करें तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उपासना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को हमने अधिकार दिया है। तो यह सांस्कृतिक या शिक्षा संबंधी अधिकार की मैंने आपके साथ चर्चा की। आर्टिकल 31 की भी मित्रों एक हम बात करें तो उसमें हम संपत्ति के अधिकार को शामिल करते हैं, लेकिन हमने वर्तमान में मूल अधिकारों से इसको हटा दिया है और 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 300A में हमने इसको डाल दिया। क्लियर। तो इस कारण से हम अनुच्छेद 31 को हम मूल अधिकारों में शामिल नहीं करते, इसलिए सीधा आर्टिकल 32 आता है और उसमें हम संवैधानिक उपचारों की बात करते हैं। कि क्या बात करते हैं, देखो संवैधानिक उपचारों का मतलब होता है अगर मान लीजिए आपके ये सारे अधिकार हैं ना, कौन कौन से, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 31 या 30 तक, ठीक है, इनका अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, अगर आपके ये अधिकार हनन हो रहे हैं तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे कहाँ, हाई कोर्ट। इसी को क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक जो अधिकार हैं इनके अधिकारों का हमारे हनन हो रहा है तो हम जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट, या आर्टिकल 226 के तहत हम जाएंगे सीधा हाई कोर्ट। क्लियर। तो ये मित्रों एक डिटेल वाइज में मैंने आपके साथ आज मूल अधिकारों की भी चर्चा कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मेरे को याद है सारे मूल अधिकार, उस प्रकार से आपको भी ये मूल अधिकार सारे याद होने चाहिए, टिप्स पर आपको याद होने चाहिए। क्लियर। ये 7वीं विशेषता की मित्रों मैंने आपके साथ चर्चा की। नेक्स्ट विशेषता की मित्रों चर्चा करें, क्या कहता है, देखो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी DPSP की हम अब बात कर रहे हैं, जिसको कि हम अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में शामिल करते हैं। क्लियर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कहता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। BR अम्बेडकर जी कहते हैं, जो कि आधुनिक मनु के रूप में भी हम इनको जानते हैं, ये कह रहे हैं कि भारत के जो DPSP हैं, संविधान के जो DPSP हैं, वो संविधान की एक अनूठी विशेषता है, यानी एक यूनिक फीचर है भारतीय संविधान का। और आगे कहते हैं कि DPSP का कार्य, यानी DPSP का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं कि DPSP का कार्य जो होता है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में इनके लोक कल्याणकारी राज्य यानी स्टेट वेलफेयर की, किसकी मित्रों, स्टेट वेलफेयर की टर्मिनोलॉजी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमने संविधान में DPSP डाले, क्यों डाले, इसलिए हमने डाले कि सामाजिक और एक आर्थिक लोकतंत्र का हमारे देश में बढ़ावा हो। सामाजिक यानी एक जो लोकतंत्र है
हमारे देश में वो बने, और उसका उद्देश्य जो हमने रखा, स्टेट वेलफेयर हमने रखा कि एक लोक कल्याणकर राज्य की स्थापना हो जिसमें सभी लोगों को गरिमा में जीवन की उपलब्धता हो और किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं हो। इसी को हम क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। डीपीएसपी जो है मित्रों, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट अगर आपके उल्लंघन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर के इनको लागू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके डीपीएसपी हनन हो रहे हैं तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी पाबंदी हमने संविधान में लगाई ही नहीं कि अगर आपके इन अधिकारों का हनन हो तो आप इनको लागू करवा सकते हैं, यानी आप इनको लागू नहीं करवा सकते। क्लियर। संविधान में कहा कि देश की यह जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, इसलिए इनको लागू करना राज्य का एक नैतिक कर्तव्य, यानी मित्रों एक कर्तव्य, बस क्या एक ड्यूटी बताई है हमने राज्य की कि अगर आप कोई कानून बनाते हो, कोई भी स्कीम अगर आप लेकर के आते हो तो सबका साथ और सबका विकास को आप ध्यान में रखते हुए वो स्कीम लेकर के आएँ, जिसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना उस स्कीम के माध्यम से, उस कानून के माध्यम से हो सके। तो इसी कारण से हमने केवल एक कर्तव्य बनाया है, क्या डीपीएसपी को क्या एक कर्तव्य बताया है राज्य का कि आप कोई भी स्कीम लेकर के आएँ तो इन डीपीएसपी को उसमें शामिल करें। इन डीपीएसपी में जो भी सिद्धांत हमने दिए हैं उनका आप ध्यान में रखते हुए ही कोई भी स्कीम या कोई भी कानून, कोई भी योजना आप लेकर के आएँ। क्लियर है। और ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों को हम लागू करवा सकते हैं लेकिन डीपीएसपी को हम लागू नहीं करवा सकते। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्या कहता है, कहता है कि मिनर्वा मिल्स मामले जो 1980 में आया उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। यानी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है मिनर्वा मिल्स मामला, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, डेट ही पूछ लेता है कि 19 कब आया, 1980 में आया। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मित्रों, इस केस में एक बात बताई क्या कि भारत की संविधान की जो नींव है, यानी भारत का संविधान जो टिका हुआ है, किस पर टिका हुआ है, एक तो एफआर और एक डीपीएसपी, इन दोनों के संतुलन पर टिका हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट विशेषता की चर्चा करें। नेक्स्ट विशेषता है मौलिक कर्तव्य, जिसको कि जो संविधान का भाग 4 के जो है 4A जो है उसमें हम मौलिक कर्तव्यों को शामिल करते हैं। और देखो मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या बताता है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। अब मूल संविधान कौन सा, जो हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, इसको हम क्या कहते हैं, मूल संविधान। तो मूल संविधान में हमने मौलिक कर्तव्य शामिल किए ही नहीं थे, क्योंकि जब हमने 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको कि हम मित्रों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, किसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो उसके माध्यम से हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था और इसकी सिफारिश जो की थी वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाए। तो उनकी सिफारिशों को मानते हुए हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है। क्लियर है। कहता है आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया, यानी जब आंतरिक आपातकाल देश में इंदिरा गांधी के शासन में लगा, उसमें लोगों के मूल अधिकारों का हनन हुआ और लोगों ने देश की संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो तब जो है इस समिति के माध्यम से सरकार को ये लगा कि हमने लोगों को अधिकार तो दे दिया, लेकिन कुछ लोगों के कर्तव्य भी तो होने चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके केवल अधिकार हैं, उनका कुछ कर्तव्य भी हो देश के प्रति, अपनी समाज के प्रति, अपनी देश की संपत्ति के प्रति, देश के लोगों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जिससे कि संपत्ति पर्यावरण की हो या देश की संपत्ति हो उसको नुकसान न पहुँचे। इसी कारण से फिर मित्रों हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1976 में देश में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया। क्लियर। सन 2002 में 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य हमने जोड़ा था, और वो कौन सा था मित्रों, वो था हमने शिक्षा का अधिकार जो हमने दिया था, जिसकी हम चर्चा करते हैं 1921A में। तो ये एक मौलिक कर्तव्य, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी हमने भारत के संविधान में जोड़ी। क्लियर। और देखो क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को ये बताते हैं कि उन्हें अधिकार का इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने समाज और देश के नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। यही तो मैं आपके साथ अभी चर्चा कर रहा था कि उनकी केवल यही जिम्मेदारी नहीं है कि आपके पास अधिकार ही हों, यानी आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको आपको निभाना है। देश की संपत्ति की रक्षा करनी है,
ठीक है। नेक्स्ट विशेषता की चर्चा करें। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत के संविधान को हमने, भारत देश को हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर रखा है। सेकुलरिज्म की अभी इसमें चर्चा कर रहे हैं। और मित्रों, सेकुलरिज्म का जो टॉपिक होता है बहुत ही हाईलाइटेड रहता है समाज में, देश में। कहता है भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में और संविधान की प्रस्तावना में, किसमें, संविधान की प्रस्तावना में हमने 3 शब्द भी जोड़े थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उसी धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमने जोड़ करके ये बताया कि हम आज से ये घोषित कर रहे हैं कि हम भारत देश में किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं देंगे, हम सारे धर्मों को समान भाव से देखेंगे और सबका साथ और सबका विकास के भाव को ध्यान में रखते हुए हम सभी का विकास करेंगे। और संविधान के निम्न प्रावधान धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। अब देखो, ये बता रहा है हमें कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि हाँ, भारत का संविधान जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ठीक है, कौन कौन से कारण हैं? कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द हमने जोड़ा, सही है। दूसरा कहता है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, 28, 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 44। एक अनुच्छेद 44 जिसमें हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। और इन सारे अनुच्छेदों की मैं आपके साथ अभी चर्चा भी कर चुका हूँ। मूल अधिकारों से संबंधित ये अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 30 तक। तो ये सभी प्रावधान मित्रों ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि हाँ, भारत का संविधान जो हमने बनाया और जो हमने भारत के जो देश है उसको हमने धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया है। तो इनके माध्यम से ये कुछ कारण हैं, इनके माध्यम से हम बता सकते हैं कि हाँ, भारत का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। क्लियर है? अन्य विशेषता नेक्स्ट की हम चर्चा करें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 साल से अधिक आयु का जो व्यक्ति होता है उसको हम वोटिंग का राइट प्रदान करते थे। तो ये भी एक भारत के संविधान की विशेषता है। क्या कहता है? भारतीय संविधान द्वारा राज्य की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार को हमने अपनाया है। ठीक है, हर व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है उसे बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का हमने अधिकार दिया है। बिल्कुल सही बात है। इसी को हम क्या कहते हैं? वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्लियर? और देखो नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के माध्यम से हमने 1989 में मतदान करने की आयु को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया था। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों। पहले क्या था? 21 साल का व्यक्ति अगर कोई है तो वही व्यक्ति चुनाव में वोट दे सकता था, लेकिन ये संविधान संशोधन अधिनियम में लेकर के आए और उसके माध्यम से हमने आयु कितनी कर दी? 18 साल। कि 18 साल का कोई व्यक्ति हो जाएगा तो वह चुनाव करने की योग्य हो जाएगा, चुनाव में भाग लेने की योग्य हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि मित्रों आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट विशेषता की चर्चा करते हैं, एकल नागरिकता की। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत के संविधान के द्वारा भारत देश में हम लोगों को केवल एक देश की नागरिकता ही प्रदान करते हैं। कहता है भारत का संविधान फेडरल है, संघीय संविधान है। अब इसकी संघीय शब्द की मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ, वापस मैं चर्चा नहीं करूँगा। और 2 लक्षणों एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व भी करता है। दोनों शब्दों की मैंने आपके साथ चर्चा कर ली, परंतु इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारत की नागरिकता। बिल्कुल सही है कि हम केवल एक ही नागरिकता देश के लोगों को देते हैं और वो है भारत की नागरिकता। यानी ऐसा नहीं होगा कि हम भारत की नागरिकता तो देते हैं, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का है, यानी अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का है तो राजस्थान की नागरिकता हम उसको दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। केवल और केवल एक ही नागरिकता हम उसको देंगे। दूसरा कहता है अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 नागरिकता होती है। ध्यान रखना, अमेरिका में व्यक्ति के पास 2 नागरिकता होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है वह जिस राज्य में रहता है, दूसरी वह जिस देश में रहता है। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। नेक्स्ट विशेषता, आपातकालीन प्रावधान की चर्चा कर रहे हैं कि इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कहता है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधान की हमने व्यवस्था की है, जो कि आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है। क्लियर? इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा तथा संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। यानी मित्रों, आपातकालीन प्रावधान हमने संविधान में डाले ताकि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन कंडीशन बन जाए तो उस स्थिति का सामना करने के लिए जो है हमने अधिकार दिया राष्ट्रपति को। क्लियर? कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा हो सके, संविधान की सुरक्षा हो सके, देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो हमारा सुरक्षित रह सके। और कहता है आपातकालीन प्रावधान 3 प्रकार के हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य का आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, और एक वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल
जो आपातकाल लगता है वो आर्टिकल 360 में लगता है। क्लियर। तो ये आपातकालीन प्रावधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता। नेक्स्ट विशेषता की मित्रों अब हम चर्चा करें, और अंतिम विशेषता जो है हमारी वह है त्रिस्तरीय सरकार की, यानी 3 स्तर पर हमारे देश में सरकार। एक तो संघ की सरकार यानी केंद्र की सरकार, दूसरे नीचे राज्य की सरकार है, तीसरी मित्रों स्थानीय सरकारें भी तो होती है जो पंचायतें और नगर पालिका का शासन चलाती है। क्लियर। कहता है मूल रूप से, क्या कहता है, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था है, केंद्र और राज्य। बिल्कुल सही है। बाद में 1992 में 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का हमने प्रावधान किया, जो विश्व के किसी और संविधान में शामिल नहीं है मित्रों। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमने भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाएं, इन दोनों का हमने संविधान में जोड़ा और त्रिस्तरीय सरकार की अवधारणा जो हमने दी। तो ये मित्रों आज हमने चर्चा की भारत की संविधान की विशेषताओं के बारे में एक डिटेल से और एक बहुत ही शानदार तरीके से, सिंपल वे से आपको समझाने में मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को मित्रों आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, लोगों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर से आप मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। आगे के लेक्चर में मित्रों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान की आलोचनाओं के बारे में। ठीक है। संविधान की आलोचनाएं आखिर कौन कौन सी है उसकी हम चर्चा करेंगे। संविधान की आलोचनाओं की चर्चा करने के बाद मित्रों संविधान के भागों की हम चर्चा करेंगे कि आखिर संविधान के कितने भाग हैं। भागों की चर्चा करने के बाद अनुसूचियों की बात करेंगे कि 12 अनुसूचियाँ हमने संविधान में डाल रखी है, और अनुसूचियों के बाद हमने अंतिम में बात करेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में कि कौन कौन सा प्रावधान जो है हमने कौन कौन से देशों से लिया है, उसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से मित्रों हमारा जो चैप्टर होगा वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर आप मित्रों कमेंट करें, और अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।